Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential, lecture number 7. पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इसमें हम इस लेक्चर में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे मॉड्यूलर रेशो, ठीक है, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखें कि ये रेशो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन कौन से स्ट्रेस और कौन से स्ट्रेन? देखिए, मेनली स्ट्रेस की जो कैटेगराइजेशन है वो दो किस्म की है। स्ट्रेस किसी न किसी कैटेगरी से, मतलब देखें, हमें पता है ना, एक्सियल स्ट्रेस और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें अब ये किसी न किसी कैटेगरी से तो बिलोंग करती है। तो कुछ स्ट्रेसेस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस की कैटेगरीज में आती हैं या शेयर स्ट्रेस। तो ये दो होती हैं, यानी नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। तो अगर फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है वो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस में आती हैं। आपकी टॉर्जन स्ट्रेसेस हैं वो शेयर स्ट्रेस में आती हैं, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस तो शेयर स्ट्रेस में आते हैं। इस तरह एक्सियल हो गया, फिर एक्सियल में कंप्रेसिव और टेंसाइल हो गया, ये सारे नॉर्मल स्ट्रेसेस में, ठीक है। तो या नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं या शेयर स्ट्रेसेस हैं। तो अब जो ई है वो बेसिकली एक्सियल, या आप नॉर्मल स्ट्रेसेस कह दें या चलें, जो भी हैं, ठीक है, या एक्सियल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, जिसको एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगी हो। अब ये एक्सियल स्ट्रेस जो है या एक्सियल स्ट्रेन, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल। जिस तरह कंक्रीट के लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं और स्टील के लिए हम टेंशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर लें, अगर आपसे कोई पूछे, या हम जिस तरह कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 29000 KSI, ठीक है, 3 0 और लगा दें तो ये PSI बन जाएगा, ठीक है? अब ये हमें कैसे पता लगा? हमने ऐसे किया कि एक पीस लिया स्टील का और उसको यूटीएम में, इसको ऐसे जॉज में यूटीएम में रख के उसके ऊपर टेंशन लगाई और उसमें यहाँ पे कुछ स्ट्रेन गेजेस लगा दिया। अब जब मुख्तलिफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर हमने इसकी एक प्लॉट ड्रॉ की, तो वो कुछ यहाँ है। तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे कुछ कर्व में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। अब इस गड़बड़ से पहले जो भी है, यानी यहाँ पे यील्ड हो गया बेसिकली, या प्रोपोर्शनल लिमिट से बाहर निकल गया, ठीक है। यानी यहाँ पे इसमें कोई क्रैक वगैरह आना हो गए, डिटोरिएशन, यानी ख़राब होना शुरू कर दिया। अब कुछ लोड तो ये लेगा बिल्कुल ऐसे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी इलास्टिक में रहे। यानी ये वो रेंज है कि जब आप यहाँ पे लोड को हटा दें, ठीक है, तो ये इस काबिल हो कि ये वापस अपनी जगह पे। देखें, जैसे आप स्प्रिंग होती है आम जो हीटर में लगती है, हम पहले जब छोटे होते थे हीटर में ऐसे स्प्रिंग लगाते तो उस वक्त बिजली भी बड़ी सस्ती होती थी, तो ठीक है। तो अभी जो है उस स्प्रिंग को हम जब थोड़ा सा खींचते थे तो छोड़ते थे तो वो वापस हो। लेकिन जब हम उसको उस प्लेट में लगाते थे, वो मट्टी की एक प्लेट होती थी, ठीक है, तो उसको हम सही ज़्यादा खींचते थे तो वो वापस नहीं जाता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके बाद आप उसको स्ट्रेस करेंगे तो उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी इसमें हमेशा के लिए। तो अब हम करेंगे क्या? अब ये है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन ड्रॉ हो गया। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन का जो स्लोप है, कहाँ तक? यही प्रोपोर्शनल लिमिट तक, यानी इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट वो है कि जब आप लोड को छोड़ दें तो ये वापस अपनी पोजीशन। और इस, यानी यहाँ तक ये वाला इलास्टिक है और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? इन इन इलास्टिक पोर्शन, या जिसे हम नॉन लीनियर कहते हैं, और ये लीनियर रीजन है और ये नॉन लीनियर रीजन, ठीक है। तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप है लाइन की, ठीक है, तो ये है स्लोप ऑफ दिस लाइन इन इलास्टिक रेंज इज नोन एज द ई।
तो ये चीज़ हो गया। अब स्टील की तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया कि ये है। अब थोड़ा सा देखते हैं उसके कंक्रीट की, कंक्रीट की जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं। ठीक? अब एस पर एसीआई कोड, पहले तो आप ये देख लें 57000 FC प्राइम। अगर आपके पास नॉर्मल वेट कंक्रीट है, यानी आपने आम ही क्रश वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए ये है। लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी एक एहतियात ये करनी है कि ये वैल्यू जो है ये आपको पीएसआई में देता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके जहन में ये आ जाए कि अगर मुझे इसको केएसआई में यूज़ करना है तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ। लेट सपोज 57000, और मुझे ये पीएसआई है केएसआई में यूज़ करना है, तो क्यों ना मैं एफसी प्राइम को ही केएसआई में यूज़ कर दूँ 3। यानी अगर 3000 पीएसआई की कंक्रीट आपकी मॉडुलस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आप कहते हैं कि चले मैं इसको केएसआई में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मुझे केएसआई में दे देगा। नो, दिस इज़ रॉन्ग। एसीआई कोड में जब भी आप कभी अंडर रूट देखें और उसके अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ हो, तो इस अंडर रूट में हमेशा अपने कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस चीज़ में डालनी है? पीएसआई में। समझ आ गई है? ठीक है। अब आपने जब इसमें आपने पीएसआई में डाल दी, और अब आप इसको कहते हैं कि मैंने इसको उसमें चेंज करना है, केएसआई में, तो आप इस पूरे टर्म को 1000 से डिवाइड कर दें, तब ये जाके चले लेट सपोज कुछ एक्स वैल्यू आ गई, एंड दिस एक्स वैल्यू इज इन नाउ केएसआई। ठीक है, समझ आ गई? तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो 3 को आपने 3000 को 3 नहीं पुट करना फॉर के एस आई कन्वर्जन। ठीक है, हमेशा अंडर रूट में आपने कंक्रीट की स्ट्रेंथ को पीएसआई में ही पुट करना है। और ये है कि लेट सपोज अगर आपके कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज़ हो रहा है, जो एग्रीगेट यूज़ हो रहा है, उस एग्रीगेट की डेंसिटी या ओवरऑल कंक्रीट की डेंसिटी क्या है। ठीक है, यानी वो अगर 90 to 160, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल वेट आम जो क्रश फरश हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला यूज़ करते हैं। अब दूसरा, अब आपको मैंने कहा है ना, जैसे हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस मेनली दो होती हैं, या तो नॉर्मल होती हैं या शेयर स्ट्रेसेस। नॉर्मल या एक्सियल स्ट्रेसेस से जो आते हैं, वो उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रेस स्ट्रेन का, अगर आप किसी मटेरियल को शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की मेजरमेंट कर लें, यानी उसका ग्राफ बना लें, तो जहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, यानी वो लिमिट के जिसके बाद आप स्ट्रेस को रिलीज करें तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, और इसके बाद अगर यहाँ से आप इसको रिलीज करेंगे, तो ये वापस यहाँ नहीं आएगा, बल्कि ये वापस यहाँ पे आ गए। कुछ स्ट्रेन जो है, देखें ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन इसमें हमेशा परमानेंट। जब आप इसको दोबारा लोड करेंगे तो वो यहाँ से नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से स्ट्रेनिंग लेना शुरू करेगा। ठीक है, तो यानी इसमें को रेजिड्यूल स्ट्रेस भी आप कहते हैं कि ये ऑलरेडी रेजिड्यूल, ये इनिशियल स्ट्रेस ये थी, बाद में अब ये आई है। ठीक है, जब आप नया मटेरियल चेक करते हैं तो उसमें आपके रेजिड्यूल स्ट्रेस ज़ीरो होते हैं। तो ये चीज़ है। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये भी रेशो है स्ट्रेस का, लेकिन किस स्ट्रेस का? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस क्या है कि ये एरिया है, इसका डेफिनेटली कुछ एरिया तो होगा एरिया। अब ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, इस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर ले, शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। और इसके ये जो है फाई, सो दिस इज द शेयर स्ट्रेन डेल एक्स बाय एल। ठीक है, डेल एक्स बाय एल। तो ये मतलब छोटे छोटे आप पोर्शन में इसको डिवाइड कर लें, इसका एक ग्राफ बना लें, और अब इसकी जो लिमिट है या इसकी जो स्लोप है, वो दैट इज़ नोन एज द जी। अच्छा, अब ये हम वैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब हम कभी डिफ्लेक्शन कभी कैलकुलेट करते हैं, तो हम कुछ इस किस्म की इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, यूनिट लोड मेथड अगर आपके जहन में हो, ई आई। ठीक है, इस तरह जब हम ट्रस के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एन
NNL/AE। अब ये देखिए AE है, ये EI है, तो ये EI का मतलब है दिस इज नोन एज द फ्लक्चरल रिजिडिटी। ठीक है, ये फ्लक्चरल रिजिडिटी। AE क्या हुआ? AE दिस इज नोन एज द एक्सियल रिजिडिटी। अच्छा, एक और होती है GJ, जिसे आप टॉर्जन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक फ्लेक्सुरल, एक एक्सियल रिजिडिटी, एक हो गया आपकी टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जनल रिजिडिटी, देखिए आप जब कोई रॉड होता है वो थीटा TL/G ये बेसिकली कुछ वो है ना, स्ट्रेन्स है ना, एंगुलर स्ट्रेन्स हैं। तो TL/JG, जिस तरह आपका अगर कोई यहाँ पे P लगा हो लोड, तो जिस तरह आप कहते हैं ना कि डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE होता है। ठीक है, इस तरह ये P की जगह T है और L की जगह LE है, GJ। अब AE की जगह, एक्सियल रिजिडिटी की जगह आपका पास क्या है? वो टॉर्शनल रिजिडिटी आ गई। ठीक है, क्योंकि रोटेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये कोई MOS1 की ये चीज़ें हैं, हम उसमें भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है मॉड्यूलर रेशो, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि मॉड्यूलर रेशो क्या है? कंक्रीट और स्टील के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की रेशो है। लेकिन आपने यहाँ पे ऊपर जो है वो बड़ी वाली रकम लिखनी है, यानी 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 स्टील की। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये आपने लिख देनी है। अब ये देखें, ये 57000 और FC प्राइम है। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये इक्वेशन क्या है, PSI में है, जबकि 29000 जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, ये हमें पता है यहाँ तक के SI में है। लेकिन अगर इसके SI के साथ आप 3 जीरो और लगा दें, तो नाउ दिस इज इन PSI। तो ये भी PSI, ये भी PSI है। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप 3000 PSI के लिए करना चाहते हैं, तो वो 9.3 आता है, 9.3 आएगा। ठीक है, तो ये 9.3 जो है ये 3000 भी। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो कंक्रीट है, दैट इज फंक्शन ऑफ FC प्राइम। एंड व्हाट इज FC प्राइम? दिस इज द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ आ गई? तो ये चीज़ है। अब ये 9.3 का मतलब क्या है और इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? लेट सपोज आपका कोई बीम है, उसके ऊपर लोड है, आपसे कोई कहे कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेस निकालें, तो सबसे पहले तो आपने मेंबर लेवल पे देखना है कि मेंबर लेवल पे कौन सी जगह मैक्सिमम है। तो वो तो सेंटर है, यहाँ से ऐसे WL²/12, तो ये है। अब अगर हम क्रॉस सेक्शनल लेवल पे जाएं और कहें कि क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेसेस कहाँ पे मैक्सिमम हो, तो टॉप में मैक्सिमम होंगे ही, टॉप और बॉटम में। समझ आ गई? अब हमें क्रॉस सेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंबर लेवल पे तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे टूटेगा, यानी अगर स्ट्रेसेस बढ़ गई तब जाके टूटेगा ना, ऐसे तो नहीं, हम तो उसको तोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अब सेक्शन का क्या रिस्पॉन्स है, मेंबर का क्या रिस्पॉन्स है, सेक्शन का क्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे ये कंक्रीट में और स्टील में जो है वो हमें स्ट्रेसेस प्रोवाइड करे, अब प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेस फ्रैक्चर स्ट्रेस फार्मूला जो है वो है सिग्मा इज इक्वल टू MY/I। ये है। अब ये हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कंक्रीट है और स्टील है, दो डिफरेंट मटेरियल हैं। ये तो ऐसे के लिए लगता है कि बस आपके पास कोई प्यारा सा होमोजीनियस सा एक कंक्रीट का सेक्शन हो या स्टील का हो, ज़्यादातर स्टील के। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? अब देखें, अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील हो, यानी 3 नंबर 9 बार का एरिया आप याद रखें 1 इंच स्क्वायर होता है। ठीक है, डाया नहीं, डाया 8 नंबर का 1 इंच होता है, वो बाद में हम टेबल डिस्कस करेंगे। नंबर 9 का जो एरिया है वो दैट इज 1 इंच स्क्वायर। तो इसका तीन बार हैं, तो इसका मतलब है कि 3 इंच स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार का एरिया 1 इंच, तो 3 का 3। अब हमें करना क्या है? अब देखें, ये जब अल्टीमेट स्टेज पे पहुंचेगा तो ये टेंशन जोन तो क्रैक हो चुका होगा, इसलिए हम इसको, ये कंप्रेशन जोन है, टेंशन में बिल्कुल कुछ नहीं है।
देयर इज नो कंक्रीट, ठीक है। और ये भी जो कंक्रीट आपको नज़र आ रही है, ये ऐसे हैं कि चूंकि हम इस फार्मूले के लिए इसको एक होमोजीनियस मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए एस के साथ इस 9.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट कंक्रीट के एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी कंक्रीट है, ये कंक्रीट, अब आप ये एम वाई बाई आई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सी, व्हाट इज एरिया ऑफ सी, दिस इज द इक्विवेलेंट एरिया ऑफ ए सी ए एस के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए एस इंटू एन। अब एन हमारे पास अगर 9.3 है और ए एस हमारे पास 3 इंच स्क्वायर है, तो इससे ये इक्विवेलेंट एरिया। अब इस पे आप एम वाई बाई आई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेसेस, तो उसके लिए आप सिग्मा सी यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, और स्टील में जो स्ट्रेसेस होंगे, स्टील में, वो आप यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, इन इस कंक्रीट में स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। लेट सपोज आपने वो स्ट्रेस ये फाइंड आउट कर लिया, वो भी एम वाई बाई आई से आएगा। इस पे हम एक डिटेल एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने स्ट्रेस तो ये वापस स्टील में फाइंड आउट करने हैं, तो कंक्रीट, यानी ये वो कंक्रीट स्ट्रेस है कहाँ पे, एट लेवल ऑफ स्टील, यानी हम इंटरेस्टेड हैं स्टील में स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इसके लेवल पे जो कंक्रीट में स्ट्रेस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको मॉड्यूलर रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी द स्ट्रेस इन स्टील, सो सिग्मा एस, स्ट्रेस इन स्टील। तो इस तरह हम ये मॉड्यूलर रेशो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स के लिए, टू मेक द फॉर्मूला एप्लीकेबल फ्लेक्चर फार्मूला, तो उसमें ये चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर कुछ नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।